अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी डेवलप करी थी। आंसर क्या था आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बात किया था। सो आज का क्वेश्चन ये निकल कर आता है आपकी मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? आंसर क्या होना चाहिए? कोलबर्ग ने। किसने दी थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करी थी। किसने दी थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने। किसके बारे में बात करी थी? मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। देखिए ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, पीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, एसटेट का कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सो इसके ऊपर बहुत ही ईजी थ्योरी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। सो कोलबर्ग ने बेसिकली बच्चों के ऊपर फोकस किया था, चिल्ड्रन के ऊपर फोकस किया था, और उन्होंने ये देखा था कि ज़िंदगी में बच्चे कैसे डेवलप करते हैं, मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग स्किल्स को बच्चे कैसे डेवलप करते हैं। किसके ऊपर उनका मेजर फोकस था? मोरालिटी के ऊपर एंड मोरल रीजनिंग स्किल्स के ऊपर उनका मेजर फोकस था। अब बात आती है मोरालिटी क्या होता है। क्या टर्म मोरालिटी क्या होता है? जब हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं गुड और बैड के बिटवीन, राइट और रॉन्ग के बिटवीन, हम पता कर पाते हैं ये सही है और ये गलत है, मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मतलब उस टर्म को हम किसका नाम देते हैं? मोरालिटी का टर्म देते हैं। जब हम ये पता कर पाते हैं अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इट्स अ राइट चॉइस, ये मेरी ज़िंदगी के लिए सही काम है, तो उसे हम क्या टर्म देंगे? मोरालिटी का टर्म देंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम मैच्योर होंगे और डेफिनेटली हमारी मोरालिटी भी अपने आप ही इंक्रीज होगी। सो मोरालिटी रेफर्स टू रिकॉग्निशन ऑफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एंड यहाँ पर मोरालिटी जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होएगी, वी विल मेक द राइट डिसीजंस, हमारी राइट डिसीजंस होएगी और राइट चॉइसेस को हम अटेन कर पाएंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है मोरालिटी क्या है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मोरालिटी होता है जब हम ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये सही है मेरे लिए और ये मेरे लिए गलत है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? मोरालिटी का टर्म देते हैं। फिर आता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट point, that is moral development. So moral development होता क्या है? It is a process through which a child develops proper attitude, behavior towards other people in the society which is based on social culture norms and laws। मतलब हमें ये पता चल जाता है कैसे मुझे दुनिया में रहना है, मेरा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए दूसरों के प्रति, सोसाइटी में मेरा कैसे एटीट्यूड होना चाहिए जो ओबे करता है सारे सोशल कल्चर नॉर्म्स को, उसे हम क्या नाम देते हैं? मोरल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मोरल डेवलपमेंट का टर्म देते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कोलबर्ग का मेजर फोकस किसके ऊपर था? मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग स्किल्स के ऊपर या मोरल डेवलपमेंट के ऊपर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलबर्ग ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसकी थ्योरी को एक्सपैंड किया था? सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कॉग्निटिव जीन पियाजे की थ्योरी को इन्होंने एक्सपैंड किया था। सो लॉरेंस कोलबर्ग ने किसकी थ्योरी को एक्सपैंड किया? आंसर क्या होना चाहिए? कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जीन पियाजे की थ्योरी को एक्सपैंड किया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डेलिमिया। डेलिमिया मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर उन्होंने डेलिमिया का मतलब क्या बताया? कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। अब मैं एक दुविधा के अंदर हूँ कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, मैं एक दुविधा के अंदर हूँ, मैं डिसीजन नहीं बना पा रही, तो उससे उन्होंने किसका टर्म दे दिया? मोरल डेलिमिया का टर्म दे दिया था। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के ऊपर बात करी, हेन्स और उनकी वाइफ के ऊपर बात करी थी। एक हेन्स थे
और उनकी वाइफ थे वो यूरोप में रहते थे। और यहाँ पर उनको बच्चों को एग्जाम्पल के प्रति उन्होंने बताया कि हेंस और उनकी वाइफ यूरोप में रहते थे और हेंस की वाइफ वो सफरिंग फ्रॉम डेडली कैंसर, किससे सफ़र कर रही थी? कैंसर से सफ़र कर रही थी। और हेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब वो अपनी वाइफ को कैसे बचाए। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मेरी वाइफ को बचा लो, बट वहाँ पर उनको कोई वहाँ पर सहारा नहीं मिलता। और एट दी एंड उनको एक ड्रगिस्ट मिलते हैं जो वहाँ पर उनको ये पता चलता है कि यहाँ इस ड्रगिस्ट ने मेरी वाइफ की एक ऐसी मेडिसिन बनाई है कि जिससे मेरी वाइफ प्रिक्योर हो सकती है, उसकी लाइफ बच सकती है। तो हेंस उस ड्रगिस्ट के पास जाते हैं और उस ड्रगिस्ट को बोलते हैं कि तुम मुझे ये मेडिसिन दे दो सो दैट मेरी वाइफ बच जाए। पर ड्रगिस्ट इतना इगोइस्टिक था, इतना एरोगेंट था, वो कहता है कि नहीं, मैंने ये दवाई बनाई है तो मैं इसका फुल चार्ज करूँगा और 10 टाइम्स चार्ज करूँगा। तो ही सब दुविधा के अंदर है कि वो क्या करे। तो वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे कुछ पैसे लैंड कर दो, दे दो सो दैट मैं अपनी वाइफ को बचा दूँ। लेकिन हेंस के पास तब भी इतना पैसा नहीं बचता। वो फिर भी वो ड्रगिस्ट के पास आते हैं और उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें मैं अभी फॉर अ टाइम बिंग इतना पैसा दे रहा हूँ, बाद में तुम्हें मैं और पैसे दे दूंगा। पर ड्रगिस्ट कहते हैं नहीं, मुझे पूरा ही पैसा चाहिए, तभी मैं तुम्हें ये मेडिसिन दूंगा, वरना मैं तुम्हें ये मेडिसिन नहीं दूंगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर अब वो हेंस को समझ नहीं आता कि वो आइडिया जितने भी लॉस हैं उनको ओबे करे या अपनी वाइफ को फिर वो कैसे बचाए। कि अगर वो लॉस को ओबे करेंगे तो इसका क्या मतलब आ रहा है, तो वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने ये सारी की सारी स्टोरी एक बच्चों के ऊपर रखी थी और सैंपल में सिर्फ और सिर्फ किसका था? मेल्स के ऊपर ही रखा था, फीमेल्स के ऊपर उन्होंने स्टडी नहीं करी, सिर्फ सैंपल क्या थे? उनके मेल्स थे। तभी इस थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी का नाम भी कहा जाता है। क्या बोल दिया जाता है? जेंडर बायस थ्योरी में भी इसको बोल दिया जाता है। अब हेंस ने, अब गोल्डबर्ग ने बच्चों के सामने ये स्टोरी रखी। अब वो क्वेश्चनिंग पूछते हैं बच्चों से, शुड हेंस स्टील द ड्रग? अब हेंस को ये ड्रग को स्टील करना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं यस करना चाहिए और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किया कि हेंस को ड्रग को स्टील करना चाहिए, व्हाई एंड व्हाई नॉट। और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सपैंड किया था बच्चों के व्यू पॉइंट को सुनकर। सो यहाँ पर उन्होंने फिर उसके बाद क्या रखा? 3 लेवल्स के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी? 3 लेवल्स के बारे में बात करी और हर लेवल में 2 स्टेजेस है। सो पहला लेवल आता है आपका प्री कन्वेंशनल, सेकंड लेवल आता है आपका कन्वेंशनल एंड थर्ड लेवल आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। सो ये 3 लेवल्स के बारे में गोल्डबर्ग ने बात करी थी। सबसे पहला प्री कन्वेंशनल, सेकंड वन इज कन्वेंशनल एंड थर्ड आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में बात करी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर लेवल के अंदर कितने स्टेजेस हैं? आंसर क्या होना चाहिए? हर लेवल में आपके 2 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात करी थी। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्डबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। 3 लेवल्स के बारे में बात करेंगे और उन सारी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे जो गोल्डबर्ग ने अपनी थ्योरी के अंदर बात करी। सबसे पहला क्या स्टेज था आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड वन वॉज कन्वेंशनल लेवल एंड लास्ट आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सो पहला बात आती है प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर आपकी 2 स्टेजेस आती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेकेंड स्टेज आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एंड कन्वेंशनल एक्सचेंज। फिर उसके बाद आता है सेकेंड लेवल दैट इज कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है आपका गुड बॉय या गुड गर्ल और सोशल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड लेवल दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसमें सोशल एम्पैथी, वेलफेयर फॉर अदर्स एंड नेक्स्ट स्टेज आती है प्रिंसिपल कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी। इंपॉर्टेंट टर्म आपको जो चीज़ें याद रखनी है, हर स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, हर लेवल के बारे में पता होना चाहिए। कौन से
से लेवल के अंदर कौन सी स्टेज आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो प्री कन्वेंशनल के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हेन्स का ही एग्जाम्पल के ऊपर ही फोकस रखते हुए इन सारे के सारे हम मोरालिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। सो यहाँ पर प्री कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? जब चिल्ड्रन मेक डिसीजन टू प्लीज अदर, कि हमें लोगों को प्लीज करना है, तो यहाँ पर बच्चा जब डिसीजन लेता है कि मुझे कोई ऐसा डिसीजन लेना है ताकि मुझे कोई पनिशमेंट ना हो जाए, टू प्लीज अदर, फोकस ऑन सेल्फ, अपने ऊपर उसका इम्पोर्टेंस रहता है। मोरालिटी इज एसेंशियल अप्रोच टू राइट एंड रॉन्ग टेकन बाय द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑफन मेक द मोरल डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ इट विल इम्पैक्ट देम। सिंपल टर्म्स में अगर समझे कि हम बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, जितने भी डिसीजंस लेते हैं कि वो डिसीजन लेंगे कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हो रहा, उनके ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, इसके ऊपर उनका फोकस रहता है। सो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में आपको जो चीज़ याद रखनी है कि बच्चे डिसीजंस लेते हैं इन ऑर्डर टू प्लीज अदर, उनका अपने ऊपर फोकस रहता है। और थर्ड पॉइंट जो फोकस रखना है कि इस डिसीजन का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो यहाँ पर सबसे पहली स्टेज आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या आती है आपकी स्टेज? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। फोकस ऑन द चाइल्ड डिजायर टू ओबे द रूल्स, मतलब बच्चे को रूल्स को ओबे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है, कि बच्चे को जितने भी सोसाइटी के रूल्स हैं उनको ओबे करना चाहिए। अगर वो सोसाइटी के रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी इन रिटर्न? उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। मतलब यहाँ पर बच्चे को डर लगता है कि मैंने अगर कोई गलत काम किया तो इससे क्या होगा इम्पैक्ट, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अब सपोज घर में मम्मा आती है और आपने बहुत ही गंदा काम किया होता है, तो आप क्या करते हो? मम्मा के आने से पहले ही घर की सफाइयाँ करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपकी मम्मा ने देख लिया कि घर में इतना गंद मचा हुआ है तो आपको क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी। तो आपने वहाँ पर जितने भी घर के रूल्स है उनको फॉलो किया और मम्मी के आने से पहले ही घर को नीट एंड क्लीन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपको पनिशमेंट से बचना था। सो ये किस स्टेज के अंदर आता है? आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हेन्स शुड नॉट स्टील द ड्रग। वही हेन्स के एग्जाम्पल के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। हेन्स को ड्रग को स्टील नहीं करना था चाहिए, एज ही मे गो टू जेल इफ ही इज कॉट। अगर हेन्स ने स्टील कर ली ड्रग को और अगर वो पकड़ा गया तो वो कहाँ चला जाएगा? जेल में चला जाएगा, उसको पनिशमेंट हो जाएगी। तो हेन्स को कभी भी ड्रग को नहीं स्टील करना चाहिए। कुछ बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज से ही याद रखना, एक्सप्रेसेस व्हाट इट इज फॉर मी। अगर मैं ये काम करूँगा तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे सपोज क्लासरूम में आपका क्लास टेस्ट चल रहा है स्कूल के अंदर, आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता और आपके दोस्त को फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता, तो आप अपने दोस्त को क्या कहते हो? तू पहले मुझे फोर्थ क्वेश्चन दिखा तभी मैं तेरे को थर्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा, वरना मैं तेरे को क्या दिखाऊं। तो वहाँ पर आप अपना बेनिफिट देख रहे हो। अगर तू मुझे दिखाएगा तो ही मैं तेरे को आंसर बताऊँगा, वरना मैं तेरे को नहीं बताऊँगा। तो आप वहाँ पर क्या करते हो? टिट फॉर टैट करते हो कि अगर तूने मुझे बताया तो मैं तेरे को बताऊँगा, वरना मैं तेरे को नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या रहता है? एक्सप्रेसेस द व्हाट इट इज फॉर मी। यहाँ पर मेरा क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इन विच द राइट बिहेवियर इज डिफाइंड, व्हाटएवर द इंडिविजुअल बिलीव टू बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। उनका सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रहता है। किसके ऊपर रहता है? सेल्फ
इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रहता है। अब बच्चे को लगता है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, तभी इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट का स्टेज भी बोलते हैं। किसका नाम देते हैं, टिट फॉर टैट का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेन्स शुड स्टील द ट्रक। अब कुछ बच्चों का ये मानना था कि हेन्स को ट्रक को स्टील कर लेना चाहिए बिकॉज इट कैन क्योर हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ को बचा सकता है ऐसे, एंड शी कैन कुक फॉर हिम, तब भी उसकी वाइफ उसके लिए खाना बनाएगी। अगर हेन्स ने अपनी वाइफ को नहीं बचाया, स्टील नहीं करा ट्रक, तो उसकी वाइफ कभी भी उसके लिए खाना नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, टिट फॉर टैट हो रहा है। हेन्स सोच रहा है, बच्चे यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि अगर हेन्स ने ट्रक को स्टील करा तभी उसकी वाइफ क्या करेगी, खाना बनाएगी, मतलब उसका बेनिफिट होगा। अगर हेन्स ने ट्रक को स्टील नहीं करा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो ये किसके अंदर आता है, आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, लेवल के अंदर आता है। और स्टेज आती है आपकी सेकेंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन एंड एक्सचेंज के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, दैट इज कन्वेंशनल मोरालिटी के ऊपर अब हम बात करेंगे। कन्वेंशनल मोरालिटी होता क्या है, विच इज़ करेक्टराइज बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स। सोशल रूल्स को अब हमने फॉलो करना है। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जो सोसाइटी के अगेंस्ट जा पाए, मतलब मुझे किसके ऊपर फोकस रखना है, सोशल रूल्स के ऊपर फोकस रखना है। राइट और रॉन्ग को दिमाग में रखते हुए एट द कन्वेंशनल लेवल मोस्ट एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स कम। जितने भी बच्चे एडोलेसेंस होते हैं, टीनेज या एडल्ट्स होते हैं, वो किस पीरियड के अंदर आते हैं, आपके इसी स्टेज के लेवल के अंदर आते हैं, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आते हैं। वी बिगेन टू इंटरनलाइज द मॉडल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज एडल्ट रोल वैल्यूड एडल्ट रोल मॉडल्स। मतलब यहाँ पर मेजर फोकस क्या होता है कि जो चीज़ आपको याद रखनी है कि सोशल रूल्स को हमने मेजर फोकस करना है। जितने भी सोशल रूल्स होते हैं जो सोसाइटी में बने हुए हैं, हमें वो ही फॉलो करने हैं। हमें इसके प्रति कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लगाना जिसकी वजह से कोई भी आपके ऊपर डेंजर सिचुएशन आ जाए। सो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज आती है प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर, जो थर्ड स्टेज आती है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज थर्ड स्टेज, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मुझे हमेशा अच्छा बनना है। कैसा बनना है, मुझे हमेशा अच्छा बनना है, सो दैट मुझे लोगों का हमेशा अप्रूवल मिलता रहे। मैं कभी भी लोगों को लोग मुझे गलत ना समझे, मुझे क्या मिले हमेशा, चाइल्ड वॉन्ट द अप्रूवल ऑफ अदर्स एंड एक्ट्स इन अ वे टू अवॉइड डिसअप्रूवल। मुझे कभी भी लोगों से नाराज, लोग मेरी वजह से ना हो जाए, कभी भी कोई इंसान मेरी वजह से नाराज ना हो जाए, यहाँ पर बच्चे का मेजर फोकस रहता है। एम्फेसिस इज प्लेस ऑन गुड बिहेवियर, यहाँ पर गुड बिहेवियर के ऊपर फोकस रहता है। एंड पीपल बीइंग नाइस टू अदर, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किसके ऊपर रहता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर रहता है कि मुझे सारे के सारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड स्टील द ड्रग इन ऑर्डर टू बी अ गुड पार्टनर टू हिज वाइफ। कुछ बच्चों का ये मानना था कि हेन्स को ड्रग को स्टील कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी वाइफ के आके कैसा बनना है, गुड पार्टनर, एक अच्छा इंसान बनना है। तभी हेन्स को क्या करना चाहिए, ड्रग को स्टील कर लेना चाहिए। सो प्री आपके कन्वेंशनल लेवल में आपने जो थर्ड स्टेज के बारे में बात करी वो क्या था कि आपको हमेशा सोसाइटी में, आपको हमेशा लोगों के आगे अच्छा बनना है। कैसा बनना है, अच्छा बनना है, ताकि कोई भी आपको डिसअप्रूवल ना दे पाए। सो ही शुड स्टील द ड्रग इन ऑर्डर टू बी अ गुड पार्टनर टू हिज वाइफ। सो ये आता है आपकी थर्ड स्टेज के अंदर। चलिए अब हम लेवल नंबर 2 में स्टेज नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। इस लो में किस स्टेज के अंदर क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, लो को इंपॉर्टेंस दी गई है कि इंडिविजुअल को एज इट इज रूल्स को फॉलो कर लेना चाहिए। जितने भी रेगुलेशंस है, जितने भी एक्ट्स है, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगाए हैं, उन लॉज को एज इट इज फॉलो करना आपका ये पूरा फर्ज बनता है। द चाइल्ड
blindly accept the rules and the conventional ideas because of their importance in maintaining a functioning society. वहाँ का अच्छा नागरिक होने के प्रति आपका ये पूरा फर्ज बनता है वहाँ के सारे लॉज को, उस कंट्री के लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशन को, एक्ट्स को अच्छे से फॉलो करना. सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या निकल कर आया? Haynes should not steal the truck. Haynes को कभी भी ट्रक को स्टील नहीं करना चाहिए. बिकॉज क्यों? क्योंकि दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ. वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है और एक इंडिविजुअल का पूरा राइट है टू मेंटेन ही हैज़ अ ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ. और एक इंडिविजुअल का पूरा अधिकार है जो भी आपके लॉज बना दिए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना. सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वेंशनल मोरालिटी जो आपने पढ़ा, जिसमें आपने 2 स्टेजेस के बारे में बात करी, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन. एंड नेक्स्ट स्टेज आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. फिर उसके बाद आता है थर्ड लेवल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी. इस मोरालिटी के अंदर, इस वाली लेवल के अंदर बहुत ही कम लोग आते हैं जो आपके राइट्स के लिए खड़े होते हैं, आपकी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करवाते हैं, आपको आपके प्रिंसिपल्स आपको दिलवाते हैं. अब जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने यूनिटी फॉर्म करी और आपको क्या प्रोवाइड करा? इक्वालिटी प्रोवाइड करी. सो यहाँ पर भी आपके 2 स्टेजेस आते हैं. सबसे पहली स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन. हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर राइट मिलना चाहिए. अगर कोई भी लॉज हम लोगों ने ही तो बनाए हैं, हमने ही तो हर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करा है, तो हमारा फर्ज बनता है अगर कोई भी लॉ आपकी अच्छे नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, सो यू हैव अ राइट टू चेंज दैट लॉ. बिकॉज अगर वो आपकी सोसाइटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा, आपकी नीड्स, सोसाइटी की नीड्स को, तो आपका क्या फर्ज बनता है? उन रूल्स को अच्छे से चेंज कर देना. सो यहाँ पर आता है द इंडिविजुअल एक्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट द लॉज आर क्रिएटेड बाय पीपल. आम नागरिक के द्वारा ही लॉज को बनाए गए हैं, कमिंग टुगेदर फॉर द कॉमन कोड्स, एंड दैट the same people can change these law if the new demands or the condition arises. अगर कोई न्यू डिमांड या कोई न्यू कंडीशन आती है, अगर अराइज हो रही है, तो सारे के सारे रूल्स को एबॉलिश कर देना, पुराने लॉज को क्या कर दिया जाए? एबॉलिश कर दिया जाए. जैसे कि आर्टिकल 370 था, पहले क्या क्या कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाएगा, बट विद टाइम इस आर्टिकल को क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया गया था. फिर उसके बाद आता है वहाँ पर क्या हुआ था? रूल्स को हमने चेंज कर दिया था. फिर उसके बाद आता है आपका स्टेज नंबर 6 दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. यहाँ पर क्या होता है? मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर आइडियाज किसके ऊपर फोकस थे? इक्वालिटी के ऊपर फोकस थे, आपकी डिग्निटी के ऊपर, आपके रिस्पेक्ट के ऊपर. और क्या किया गया था? आपको एक प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड किया गया था. लॉज तभी तक वैलिड है जब तक वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करे. अगर वो आपको जस्टिस नहीं प्रोवाइड करे तो वो लॉज क्या हो गए? इनवैलिड हो गए. तो यहाँ पर क्या था? Haynes should not steal the truck. Haynes should steal the truck. क्या कहा क्या था? Haynes should steal the drug if the person was a stranger. अगर पर्सन स्ट्रेंजर ही क्यों ना था, तब भी Haynes को ड्रग को स्टील कर लेना चाहिए था. He must follow his conscience. उसको अपनी सोल को दे सोचना चाहिए था, उसकी सोल उसको क्या अलाउ कर रही है. एंड नॉट लेट द ड्रगिस्ट, जो ड्रगिस्ट था इतना चार्ज कर रहा था, हाईली चार्ज कर रहा था, उसकी वहाँ पर जितने भी उसकी चार्ज कर रहा था वहाँ पर उसके चार्ज को एबॉलिश कर देना. और किसको इंपॉर्टेंस देना? ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस देना. यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था? ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था. सो नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या देखा? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अंदर मेजर फोकस किसके ऊपर था? इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के ऊपर था. और लॉज को हम तभी तक वैलिड मानते हैं जब तक वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है. और स्टेज नंबर 5 में आपने क्या देखा? इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस किया गया था. रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं अगर वो आपकी नीड, आपकी
जितनी भी डिमांड्स है वो उसको फुलफिल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, हेज शुड स्टील द ड्रग, हेज को ड्रग को स्टील कर लेना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ, हर एक इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ होता है, रिगार्डलेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द स्टीलिंग। इंपॉर्टेंस स्टेज नंबर 5 में किसको दिया गया है? राइट टू लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया गया है। किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? स्टेज नंबर 5 में राइट टू लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया गया है, और स्टेज नंबर 6 में इक्वालिटी को, डिग्निटी को और रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, आपके जस्टिस को इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो यहाँ तक हमने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर देयर। आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, कितने स्टेजेस है मॉरल डेवलपमेंट की? सबसे पहला 1 स्टेज, 4 स्टेज, 6 स्टेज, और आपका आंसर है 7 स्टेजेस। आप आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि मॉरल डेवलपमेंट में टोटल कितनी स्टेजेस है। आंसर क्या है? आंसर है सी, दैट इज 6 स्टेजेस। और हर एक लेवल के अंदर कितनी स्टेज है? आपकी 2 स्टेजेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल्स। अब लेवल्स के बारे में बात हो रही है, कितने लेवल्स है आपके मॉरल डेवलपमेंट के? ऑप्शन ए आता है 2, 4, 3, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 5। अब आपको ये बताना है कितने लेवल्स हैं। आपको आई होप इसका आंसर बहुत इजी है और आप सभी को आता होगा। कितने लेवल्स हैं आपके? फर्स्ट स्टेज इज कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, सेकेंड लेवल इज आपका कौन सा आता है? कन्वेंशनल, और लास्ट में आता है लेवल आपका पोस्ट कन्वेंशनल। आपके कितने लेवल्स हैं? आपके 3। आंसर क्या है आपका? आंसर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस स्टेज चाइल्ड आर गुड सो दैट दे कैन बी सीन एज गुड टू अदर्स। मतलब हमें अच्छा दिखना है लोगों के सामने। प्री कन्वेंशनल में आता है ये, पोस्ट कन्वेंशनल में आता है ये, आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आता, लेवल के अंदर आता है ये, या सब के अंदर आता है? हमने ये बात किस में देखा था? कन्वेंशनल में देखा था। और कौन से स्टेज के अंदर देखा था? दैट इज स्टेज नंबर 3, और वो क्या था? नाइस गर्ल और नाइस बॉय के अंदर देखा था। हमें लोगों का अप्रूवल चाहिए, कभी भी किसी का डिसअप्रूवल नहीं चाहिए। ये किसके अंदर आया? आपके कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है, और स्टेज कौन सी थी आपकी? स्टेज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a child is good because they do not want to avoid punishment, do not want कि उनको punishment मिले। आपको ये बताना है which stage the students are in। अब आपको ये बताना है ये कौन से स्टेज के अंदर है? प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और लास्ट में आता है किसी में भी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन। ये आता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है, और स्टेज कौन सी थी आपकी? फर्स्ट स्टेज, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के अंदर आता है कि मुझे लॉज को ओबे करना है और मुझे कभी भी पनिश नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गर्ल आस्क्स हर ब्रदर टू डू हिज होमवर्क, ही सेड व्हाट विल इट बेनिफिट मी। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इन रिटर्न, इन एक्सचेंज मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? नेम द स्टेज। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन एक्सचेंज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एंड नन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर दैट इज बी, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन एंड एक्सचेंज। मुझे क्या मिल रहा है? टिट फॉर टैट, और वो हमने किस में देखा था? इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन एंड एक्सचेंज के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गर्ल, गुड बॉय इंडिकेट्स विच लेवल? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और नन। ये हमने देखा था किस स्टेज में आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
कन्वेंशनल स्टेज के अंदर देखा था, और स्टेज थी आपकी 3। स्टेज 3 में आपने देखा था गुड गर्ल एंड गुड बॉय, और वो कौन सा लेवल था आपका? कन्वेंशनल लेवल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आई होप आप सभी को ये थ्योरी समझ आ गई होगी। किसी को भी कोई डाउट या कोई क्वेरी आता है, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।